हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जो है बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी और मैं आगे पूरा 1 घंटे तक पढ़ाता ही रह गया और फिर बाद में पता चला कि 29 मिनट्स का ही उसके अंदर जो है मतलब वो रिकॉर्डिंग हुआ है। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था ना, उसी क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक जो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो था उसके अंदर दैट वाज 10.8, तो हम लोग 10.8 को वापस करेंगे, है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10.8 को वापस करेंगे। देखिए, अ फुल्ली लोडेड बॉय एयरक्राफ्ट हैज mass is 3.3 into 10 raised to 5, not 5 but yes 5 kilogram. Mass is 3.3 into 10 raised to 5 kilogram. Its total wing area is 500 meters square. Total wing area is 500 meters square. Its level flight with the speed of, that is its level flight with the speed of 9 into किलोमीटर पर आवर, सो डेट मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये वाला आपके पास हो गया 250 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ये वाला हमारे पास इतना उसका हो गया। फिर उसके बाद जो है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर इन द अपर सरफेस ऑफ द विंग एंड द लोअर सरफेस ऑफ द विंग। द डेंसिटी ऑफ एयर रो इज गिवन हियर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चलिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग एक सिंपल बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या पूछा है। तो सबसे पहले उन लोगों ने जो पूछा है वो आपके पास है उसका वेट, प्लेन का वेट। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास उसका वेट जो होगा ना, तो वेट विल बी इक्वल टू वी कैन से P1 माइनस P2 इंटू एरिया। सो वेट जो है उसका आपके पास हो जाएगा mg। तो यहां से आपको P1 माइनस P2 इंटू आपके पास A, सो m कितना होगा 3.3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इज 500 और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा P1 माइनस P2 या डेल्टा P। सो P1 माइनस P2 आप देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो आपके पास ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जो है ये एयर के अंदर है, मतलब इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, ये दोनों का डिफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द विंग, है ना। तो ये वाला आपको जो है बैलेंस करेगा। सो वी कैन से हियर, देखिए अगर आप इसको P1 माइनस P2 को ढूंढेंगे, so it comes out to be we can say 6.5 into we can say 10⁵ Newton per meter square. That will be we can say P1 minus P2. अब नेक्स्ट उन लोगों ने क्या पूछा है, उन लोगों ने ये पूछा है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे P1 प्लस यहाँ पर लेट अस से ये वाला हमारे पास 1 नंबर है, मतलब ये अभैया वाली आपके पास ये रो है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। सो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो जी इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो जी। ये वाला हम लोगों ने क्या कर दिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बर्नौली का इक्वेशन लगा दिया। अगर बर्नौली का इक्वेशन लगा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, H1 and H2 will get cancelled because H1 and H2 is approximately equal. So P1 minus P2 is equal to 1/2 rho V2 square minus आपके पास क्या आएगा V1 का स्क्वायर। So P1 minus P2 हमारे पास है 6.5 into 10⁵, ये वाला हो जाएगा 1/2 रो जो है ये वाला आपके पास 1.2 और यहाँ पर V2 जो है ये वाला आपके पास ऐसे नहीं मिलेगा, V2 प्लस V1 और इसका V2 माइनस V1 ऐसे मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 13 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.2। अब एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर 6.5 इंटू 10⁻³ और ये 1.2, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी कैन से v2 माइनस v1। क्या कर दिया मैंने, ये जो 2 था ना बेटा, इसको मैं यहाँ पर ले गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.2। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऑफ प्लेन हो जाएगी। व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, इट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी, अरे बाप रे, एवरेज वेलोसिटी। ओके, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। ओके बेटा, देखिए ये वाला P1 माइनस P2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻³ तो हम लोग यहाँ पर बर्नौली का इक्वेशन लगाएंगे, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो जी इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो जी। सो P1 माइनस P2 आपको कितना मिलेगा 1/2। यहाँ पर इसको अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, इसके हम लोग फैक्टर्स गिरा देंगे x प्लस 5 और x माइनस 5, ये 2 को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो v2 प्लस v1/2 ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिलेगी। v2 क्या है, यहाँ पर प्लेन जो है उसके ऊपर की तरफ की स्पीड और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ स्पीड, तो 1.2 इंटू vp और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू vp, है ना, इज इक्वल टू वी कैन से v2 माइनस v1। तो ये अगर vp जो है ये वाला आपके पास वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, ये वाला वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज 250, तो इसको आप रख दो 6.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 250 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, है ना। तो इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दो क्या, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो अब हमारे पास फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछा है ना, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना होगा बेटा, तो ये वाला हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय vp। तो ये v2 माइनस v1 तो आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से मिलेगा ना, ये वाला आपके पास जो आएगा वो, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय vp। vp जो है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला आपके पास vp आपके पास 250 आ जाएगा, मतलब v2 माइनस v1 का वैल्यू आपको यहां से रखना है और डिवाइडेड बाय 250, तो दैट विल बी गिविंग यू द फ्रैक्शनल इंक्रीज, है ना। ये क्या देगा बेटा, ये वाला देगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.9 पर देखेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 10.9 इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10.9 के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.01 किलोग्राम मास वाया अ स्ट्रिंग दैट passes over an ideal pulley considered massless and frictionless as shown in figure. A liquid with film thickness of 0.30 millimeter is placed between the block and the table. When released, the block moves to the right with a constant speed of 0.85 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ये वाला हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास फ्लूइड है ना, ये वाला फ्लूइड है, ये फ्लूइड के ऊपर क्या है बेटा, तो ये फ्लूइड के ऊपर जो है एक ब्लॉक है ना, तो मेटल ब्लॉक है, उसका एरिया कितना है, तो एरिया इज 0.10 मीटर स्क्वायर, है ना, इज कनेक्टेड टू, ये इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, एंड कनेक्टेड टू मास,
0.01 किलोग्राम, तो 0.010 किलोग्राम, ये वाला आपके पास हो जाएगा 0.10 ग्राम, है ना। एंड फ्रिक्शनलेस, अब यहां पर इसकी थिकनेस कितनी है मालूम है, ये फ्लूइड की थिकनेस डेल्टा एक्स आपके पास 0.3 मिलीमीटर, तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये इसकी जो है थिकनेस है ना। एंड व्हेन रिलीज्ड अ ब्लॉक मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ, पहले उसकी स्पीड थी 0, अब वो उसकी स्पीड कितनी चल रही है, पहले ये ब्लॉक जो है कांस्टेंट था, जब तक इन लोगों ने इसको यहाँ पर पकड़ के रखा था तो ये वाला कांस्टेंट था, अब यहाँ पर वो कितनी स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पर जो है 0.085 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा है, 0.085 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वाला कितना है आपके पास, तो बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर ये मास जो है आपके पास 0.010 आपके पास 0.010 किलोग्राम है, तो यहाँ पर mg फोर्स लगेगा और यही फोर्स यहाँ पर टेंशन बन के आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो टेंशन बन के फोर्स आता है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस फ्लो। अब ये मोशन जो है बेटा, ये मोशन कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये मोशन जो है कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो मतलब इसको जो विस्कस फोर्स लग रहा है ना, सिर्फ उसी को बैलेंस या टेंशन करना है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो यहां पर अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए कि द मोशन ऑफ द ब्लॉक, द मोशन ऑफ द ब्लॉक is non-accelerated. The motion of the block is non-accelerated, है ना। Hence tension only balances the viscous force. Tension only balances the viscous force. So T is equal to F is equal to eta A into delta V by delta X. Put the value and find out the value of eta, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए टेंशन आपको कितना मिलेगा mg, टेंशन आपको कितना मिलेगा mg मिलेगा ना बेटा, तो mg is equal to eta A into delta V, V minus u upon delta X, तो आपको पता ही है। So put the value, m का वैल्यू 0.010 और यहाँ पर 10, ईटा आपको पता नहीं, ए का वैल्यू जो है ये वाला है आपके पास 0.10 और यहाँ पर जो है v माइनस यू, तो 0.085 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल डेल्टा x, तो 0.3 इंटू 10⁻³ इसका सिंप्लीफिकेशन आप दे दो, जो आए वो आपका आंसर, इसका सिंप्लीफिकेशन दे दो, जो आए वो आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये वाला आपके पास 10.9 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 10.10 की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 10.10। तो आप सभी लोगों को क्या चाहिए कि आप सभी लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक को जो है वो 10.10 का क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद ही हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ये वाला आपको देखिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे 10.10 की। चलिए, तो 10.10 के अंदर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 mm फॉलिंग, मतलब रेडियस जो आपको दिया हुआ है A2 × 10⁻³ मीटर। चलिए, फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये सेंटीमीटर तो कोई भी हिसाब में हमको चलेगा नहीं, है ना, ये सेंटीमीटर जो है नहीं चलेगा, तो ये वाला आपके पास मीटर पर सेकंड। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट 20, डेंसिटी ऑफ ऑयल
is 1.5 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर, चलिए ये रो नॉट है और ये रो है आपके पास 8.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल है, हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है बेटा, तो यहाँ पर जो है आपको विस्कोसिटी ढूंढनी है। विस्कोसिटी हम लोग कैसे बता दें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो पुट दैट इक्वेशन Vt इज इक्वल टू 2/9 r² g into rho minus rho naught upon we can say eta. So eta is equal to 2/9 और ये बना है आपके पास r² g rho minus rho naught upon we can say Vt। ये वाला आपके पास eta है, ठीक है। तो ये वाला आपके पास जो है eta, तो दिस इज गोइंग टू बी वी कैन से eta। अब यहाँ पर आप जो सारे रख दो का, मेरे पास कैलकुलेशन करने का इतना सारा टाइम नहीं है। 2/9 r² रखो, g रख दो 9.8, रो रख दो, रो नॉट रख दो और डिवाइडेड बाय Vt रख दो, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर eta को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया। तो ये वाला आपके पास eta विल बी लाइक दिस। तो ये वाला आपके पास 10.10 आ गया। चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे 10.11 की। तो 10.11 द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द डायमीटर इज 1.25 सेंटीमीटर इज 0.4। अच्छा ये तो नए बुक में से निकाल दिया है ना। तो 10.11 जो है मेरे पास जो पुरानी बुक है रेनॉल्ड्स नंबर वाली, उसके अंदर मेरे पास 10.11 है, ये निकाल लिया नई बुक में से, तो इसको जाने देंगे। अभी हम लोग जो है आपके पास 10.12 करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में 10.11 होगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में 10.11 है और मेरी टेक्स्ट बुक में वो 12.12। चलिए अब अगर हम लोग 10.11 की बात करें, 10.11 the lower end of the capillary tube of diameter 2 millimeter is dipped 8 centimeter below the surface of the water in a beaker. What is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at the end of this water? चलिए, the surface tension of the water is experiment 7.32 atmosphere is like this. तो चलिए the lower end of the capillary tube, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बबल बनता है। तो ये वाला आपके पास आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे ना, तो इट विल लुक लाइक दिस। ये वाली आपके पास कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल आपके पास बबल बनता है। तो यहाँ पर द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर, मतलब रेडियस कितनी है आपके पास 1 × 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पर डिप 8 सेंटीमीटर बिलो, तो यहाँ से यहाँ तक जो है एच आपके पास कितना हो गया, तो एच इज इक्वल टू 8 × 10⁻²। ये वाला आपके पास हाइट होगी। फिर व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इन द ट्यूब टू ब्लो। अच्छा, सरफेस टेंशन आपको कितना दिया हुआ है 7.3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P आपको दिया हुआ है 1.01 × 10⁻³ पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड G इज इक्वल टू इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल बेटा, देखिए यहाँ पर अगर प्रेशर PI है और यहाँ पर प्रेशर PO है, तो हमको क्या होगा, PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R होगा। बहुत सिंपल, 2T/R। तो अगर जो है यहाँ पर इसको इधर लेके आते, तो इनसाइड प्रेशर क्या होगा, 2T/R प्लस वी कैन से PO। तो ये वाला आपके पास PO हो गया।
अब जब ये पीओ हो गया तो ये पीओ कितना होगा, ये वाला होगा पीए प्लस एच रो जी, है ना, क्योंकि यहां पर जो है पीए, तो पीओ कितना होगा, यहां पर प्रेशर कितना होगा, ये लेवल पे, तो ये लेवल पे प्रेशर होगा आपके पास पीओ, और पीओ इज इक्वल टू पीए प्लस एच रो जी, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पीआई इज इक्वल टू 2T अपॉन आर प्लस आपके पास कितना होगा, पीए प्लस एच रो जी, ठीक है ना। सो पीआई इज इक्वल टू, we can say 2T upon R. Now put all the values, सभी वैल्यू आपके पास है, put all the values and find out the answer, है ना। तो ये वाला आपके पास इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका जो है चैप्टर के इलस्ट्रेशंस खत्म हुए। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं इसकी तरफ, आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये वाला जो है एक्सरसाइज जो है इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाले सारे क्वेश्चंस जो है ना, इसमें से 10.1 से 10.4 आपको करने हैं, मतलब 10.1 से 10.4 आपके पास डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। तो हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे 10.5 से, हम लोग किससे बात करेंगे, 10.5 से डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे। तो एक्सरसाइज में 10.1 से लेके 10.4 तक आपको डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस है वो आपको अपने आप से करने हैं। वैसे ऑनलाइन क्लासेस में मैंने सारे करा दिए, है ना। तो ये सारे 10.4 से 10.1 से 10.4 इसको हम लोग जो है ऑमिट करते हैं, मतलब 10.1 टू 10.4 ये वाला आपके पास होमवर्क होगा। ये हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में कर लिए बेटा, जो आपका जूम लेक्चर्स होते हैं ना, उसमें हम लोगों ने ये वाले सारे हम लोगों ने इसको कर लिए, है ना। तो वैसे वापस जो है मैं आपको इसको नहीं करा रहा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। एक मिनट का, शायद आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं कैमरा का लेंस साफ कर दूं, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। तो मैं थोड़ा सा कैमरा का लेंस साफ करता हूँ। थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग 10.5 से बात करते हैं। तो इन एग्जाम्पल नंबर 10.5 क्या कह रहा है, अ 50 किलोग्राम गर्ल wearing a high heel shoes balances on a single heel। तो ये आपके पास यहां पर हाई हील है, वो अपना पूरा वेट यहां पर बैलेंस करती है। The heel is with circular diameter, the circular diameter of 1 centimeter। So radius उसकी कितनी हो गई, 0.5 into 10⁻² मीटर, ये उसकी आपके पास रेडियस हो गई। What is the pressure exerted on the horizontal floor? तो एक ही फीट पे पूरा अपना वेट को बैलेंस करती है। सो प्रेशर इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। तो ये वाला हो गया mg डिवाइडेड बाय A। तो ये वाला उसका मास है आपके पास 50 किलोग्राम, g आपके पास 10, और एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। ये वाला आपके पास हो गया 10.5। अब 10.6 की बात करेंगे। क्या करेंगे, वो जो बच्ची है वो एक ही फुट पे अपना पूरा के पूरा जो है ये वाला उसको बैलेंस करती है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया 10.5, r इज इक्वल टू 0.5 into 10⁻², p इज इक्वल टू F by A। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा इतना पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा आपका आंसर r की जगह पे आपको ये रखना। अब हम लोग बात करेंगे 10.6 की। मैं ही बोले जा रहा हूं, आप तो कुछ बोलिए। 10.6 Torricelli's barometer used mercury. Pascal duplicated it using a French wine of density 984 kilogram per meter cube, है ना। Determine the height of the water column for a normal atmospheric pressure। तो देखिए ये टॉरिसेली ने जो हमारे पास बनाया था
वो टॉरिसैलिन ने ये वाला एक ट्यूब यू ट्यूब ले ली, उसको उल्टा कर दिया और यहाँ पर जो है देखा कि उसमें यहाँ पर 76 सेंटीमीटर हाइट तक ये मर्क्यूरी रहा। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा आपके पास एटमॉस्फेरिक, है ना। तो ये वाला आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा और यहाँ पर जो है आपके पास ये PA होगा और यहाँ पर ये वाली आपके पास H1 हो जाएगी। चलिए अब इसकी डेंसिटी है ρ1। अब दूसरा जो है कौन बंदा था जिसने डुप्लीकेट किया? अच्छा पास्कल था। पास्कल को कॉपी करते हुए शर्म नहीं आई? उसने क्या कर दिया, उसने माइन ले लिया जिसकी डेंसिटी थी आपके पास 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर कितनी डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻3। अब ये वाला इसको यहाँ पर कर लिया तो यहाँ से यहाँ तक सपोज हाइट H2 है तो ये H2 आपके पास कितना होगा? तो यहाँ पर प्रेशर आपके पास PA है तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा? ये होगा, है ना। सो वी कैन से यहाँ पर जो प्रेशर PA है दैट PA प्लस यहाँ पर जो प्रेशर PA होगा ना, तो ये वाला हम लोग इसको यहाँ पर भी प्रेशर PA लिखेंगे तो ये वाला प्रेशर होगा PA, है ना। तो PA प्लस PA इज इक्वल टू PO प्लस H1 ρ1G। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर PA इज इक्वल टू PO प्लस H2 ρ2G, ठीक है ना। तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। सो PO प्लस H1 ρ1G इज इक्वल टू PO प्लस H2 ρ2G, ठीक है। तो PO विल गेट कैंसल। सो H1 ρ1G is equal to H2 ρ2G. So G and G will get cancel. तो H1 हमारे पास क्या हुआ? ये हुआ 76 और ये वाला 13.6 इंटू 10⁻3। H2 क्या हुआ नहीं पता, ये वाला हमको नहीं पता और ये वाला कितना हो जाएगा 984। तो H2 आप ढूंढ लेना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H2 बाय योरसेल्फ। ये वाला हमारे पास 10.6 हो गया। फिर उसके बाद जो है आप 10.7 पे जाएंगे। A vertical offshore structure is built to withstand maximum stress of 10⁹ Pascal in the structure suitable for putting on the top of an oil well in the ocean. Take the depth of the ocean to be roughly 3 kilometer. Ignore the ocean currents. चलिए हम लोगों को ये ढूंढना है कि क्या वो स्टील का स्ट्रक्चर इसको इसके वेट को बैलेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दिख रहा है ना सही, बढ़िया, ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करेंगे 10.7 की। देखिए यहां पर आपके पास कोई ओशन है, ओशन के बॉटम में या ओशन के जो है यहाँ पर मैच कर पानी बस यहाँ पर जो है आपके पास एक स्टील का स्ट्रक्चर है ना, एक स्टील का स्ट्रक्चर है और उसकी सिग्मा कितनी हो गई 10⁹ पास्कल, है ना। वो मैक्सिमम इतनी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो डेप्थ दी हुई है ना, a vertical offshore structure is built to withstand the maximum stress of 10⁻. Is the structure suitable for putting on the top of an oil well? यहाँ पर कोई ऑयल वेल होगा क्या उसके ऊपर ये रखने के लिए सही होगा या नहीं होगा, है ना। टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी नियरली 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा 3000 मीटर जितनी हाइट हो जाएगी, है ना। तो इग्नोर द ओशन करंट्स। तो यहाँ पर जो अगर प्रेशर P है फॉर एग्जांपल और यहाँ पर प्रेशर P है तो P इज इक्वल टू कितना होगा PA प्लस H रो G, है ना। तो P इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵। H की जगह पे हम लोग लिखेंगे
3000 रो की जगह पे 1000 और ये वाला आपके पास हो जाएगा 10⁻1 है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा P is equal to 1.01 into 10⁵ और अब यहाँ पर देखोगे तो 3 into 10⁷। ओहो, तो ये वाला कितना हो जाएगा 301 into 10⁵ पास्कल। ये वाला कितना हो जाएगा P is equal to 3.01 into 10⁵ पास्कल, 7 पास्कल है ना, 10⁷ पास्कल। तो ये वाला, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, ये 300 और 10⁵ ताकि ये दोनों का एडिशन करता हूँ। तो ये वाला कितना हो जाएगा, कितना 10⁷ पास्कल। अब ये 10⁷ पास्कल है ना और ये 10⁹ पास्कल है, मतलब इसमें ये मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁷ और ये कितनी बर्दाश्त कर पाएगा 10⁹। तो इट इज क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास हो जाएगा यस, है ना, ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा यस, इट कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, a hydraulic automobile is designed to lift off car with maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 cm square. What is the maximum pressure would smaller piston have to bear, है ना। तो what maximum pressure the smaller piston have to bear, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ये वाला आपके पास इसको ऐसे मिलेगा, चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहां पर, ये वाला यहां पर कार को ऐसे उठाया जाता है ना, तो कार को ऐसे उठाया जाता है, तो यहां पर प्रेशर कितना क्रिएट होगा, तो दैट इज गिवन बाय F2 डिवाइडेड बाय वी कैन से K2। अब ये ही प्रेशर को यहां पर भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहां पर ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ दैट विल गेट ट्रांसफर्ड अनडिमिनिश्ड हियर, है ना, ये वाला अनडिमिनिश्ड हियर। सो P1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय वी कैन से A2, है ना, तो F2 डिवाइडेड बाय A2, सो P1 इज इक्वल टू F2, तो F2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला हो जाएगा F2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय A2, सो P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास जो कार है वो कितने किलोग्राम की है बेटा 3000, और यहाँ पर आपके पास G कितना है 10 और A2 कितना मिलेगा आपके पास 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये वाला जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ ना P2, वो सारा के सारा यहाँ पर अनडिमिनिश्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो दैट प्रेशर विल गेट ट्रांसफर्ड अनडिमिनिश्ड एट द अदर एंड। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे 10.9 की, है ना, तो 10.9 a U-tube contains water and the methylated spirit separated by a mercury. The mercury column in two arms are in level with 10 cm of water in one arm and 12.5 cm of spirit in other. What is the specific gravity? Specific gravity का मतलब होता है specific density, हाँ बेटा, what is specific gravity of the spirit। चलिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ तो a U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury, ये वाली आपके पास U-tube है ना, तो ये U-tube क्या कंटेन करती है, वाटर एंड मिथिलेटेड स्पिरिट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है आपके पास, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो जगह पर देखिए
A U tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns into arms are in level with 10 centimeter of water. तो देखिए यहाँ पर आपने क्या भर दिया, यहाँ पर आपने वाटर भर दिया, लेट अस से दिस इज वन वाटर हो, और यहाँ पर ये सारा आपके पास मर्क्यूरी है, ये सारा आपके पास मर्क्यूरी है, और यहाँ पर जो है ये वाला कितना हो गया, ये वाला आपके पास 2 हो गया। अब ये हाइट हो गई आपके पास h2 और ये हाइट हो गई आपके पास h1, ये वाला आपके पास हो गया h1। चलिए ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो है Pa है और यहाँ पर भी Pa है, यहाँ पर आपके पास P है और यहाँ पर भी आपके पास P1, लेट अस से P1 और P2 है ना, तो P1 इज इक्वल टू आपके पास P2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की लेवल पे देखिए क्वेश्चन क्या है। A U tube contains water of methylated spirit by mercury. The mercury columns into arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter. तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो P1 प्रोड्यूस होगा ना, that is going to be Pa plus H1 rho G, और यहाँ पर आपके पास Pa plus H2 rho 2G है ना, यहाँ पर rho 1 मुझे लिखना चाहिए, तो Pa and Pa will get cancelled, so H1 rho 1 is equal to H2 rho 2, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये 1 जो है ना, ये वाटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 into 10⁻², ये वाला हो गया आपके पास रो 1, लेट अस से रो 1 हमको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको आराम से पता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लिखना हो तो लिख दो है ना, और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया H2, तो H2 आपके पास 12.5 into 10⁻², और रो 2 हमको नहीं पता, तो दिस 2 will get cancelled, तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा रो 1, ये तो हमारे पास 10⁻³ है, तो 10 into 10⁻, ओके, रो 2 हमको ढूंढना है ना, तो 10 divided by 12.5 is equal to रो 2 divided by रो 1, ठीक है ना। तो ये वाला आप कैलकुलेशन कर लो, रो 2 is what, that is density of spirit, and रो 1 is what, density of water। अब ये जो आएगा 10 divided by 12 कितना आ जाएगा, 100 divided by 1 to 5, तो ये वाला आपके पास 4/5, तो ये वाला रो स्पिरिट मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्पिरिट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा 0.8 है ना, ये दोनों का डिवीजन आपके पास आ जाएगा 0.8, मतलब मेथिलेटेड स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी आपके पास कितनी आ गई 10.8 आ गई। फिर हम लोग जो है 10.10 पर जाएंगे, कौन सा वाला क्वेश्चन है बेटा 10.10, कौन सा वाला क्वेश्चन है 10.10। अब 10.10 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ 10.10 में, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम 15 centimeter of the water and the spirit in each are further poured to the respective arms of the tube. What is the difference in the levels of mercury in the two arms? Specific gravity of the mercury is 13.6. क्वेश्चन पढ़ा आपने पूरे 10.10 है ना, तो ये वाला आपके पास 10.10 की बात कर रहे हैं, तो अगर 10.10 की बात करें तो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अगर हम लोग जो मतलब इसी प्रॉब्लम के अंदर अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर का वाटर कर दिया और बाकी का 15 सेंटीमीटर का हम लोगों ने मेथिलेटेड स्पिरिट डाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी, ये हमको मिलेगा, और वो डिफरेंस हमको ढूंढना है ना, वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट डिफरेंस। चलिए तो हम लोग इसको ढूंढते हैं। चलिए यहाँ पर पहले 10 सेंटीमीटर वाटर था,
अब हम लोगों ने दूसरा 15 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया, तो ये वाला वाटर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर वाटर हो गया। तो लेट अस से 25 सेंटीमीटर वाटर ऐसा हो गया। यहाँ पर सारा ये मर्क्यूरी है, ये वाला हमारे पास वाटर है, ये वाला वाटर है ना। अब यहाँ पर आपके पास मिथिलेटेड स्पिरिट है, तो मिथिलेटेड स्पिरिट की पहले कितनी हाइट थी, तो पहले हाइट थी 12.5, दूसरा हमने कितना सेंटीमीटर ऐड कर दिया 15, तो ये कितनी हो गई 27.5। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर आपके पास P1 है तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा P2। तो P एक इक्वल हाइट पे प्रेशर कितना होगा, इक्वल ही होगा ना। सो P1 इज इक्वल टू वी कैंसिल P2, ये वाला आपके पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है ये इतनी हाइट पर ये वाला मर्क्यूरी पहुंच गया, मर्क्यूरी इतनी हाइट पर पहुंच गया। और अगर हम लोग इतनी हाइट का डिफरेंस लेते हैं, दोनों मर्क्यूरी के लेवल का h जितना डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर P2 इस पॉइंट पे जो इसके इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये वाला क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P2, ऐसा हो गया। तो P1 इज इक्वल टू P2। तो अब यहाँ पर P1 हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर PA होगा, यहाँ पर भी आपके पास PA होगा, है ना। तो ये वाला सपोज ये वाला आपके पास H1 है और ये वाला आपके पास H2 है और ये वाला H है, तो हम लोग इसको PA को क्या लिखेंगे। अच्छा देखिएगा, ये वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, हाँ मिथिलेटेड स्पिरिट से वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। अभी हम लोगों ने ढूंढा था ना, इसकी मिथिलेटेड स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी कितनी आई थी 0.8। मतलब अगर वाटर की डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी डेंसिटी आपको 800 मिलेगी, जबकि वाटर की डेंसिटी आपको कितनी मिलेगी 1000 मिलेगी। तो ये वाला वाटर हेवी है, तो हेवी वाटर जो है हेवी है ना, तो ये इसको और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। तो P1 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा P2। तो ये वाला P1 आपको क्या मिलेगा, तो PA प्लस H1 रो 1G इज इक्वल टू P2। P2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर PA प्लस H2 रो 2G प्लस H रो G। इसकी डेंसिटी हम लोग रो गिनेंगे, इसकी डेंसिटी हम लोग रो 1 गिनेंगे, इसकी डेंसिटी हम लोग रो 2 गिनेंगे, है ना। तो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू PA प्लस H1 रो G और यहाँ पर क्या मिलेगा PA प्लस H2 रो G प्लस H रो G। तो ये वाला PA विल गेट कैंसल, तो हमारे पास H1 क्या आ गया, तो H1 इज 25 इंटू 10⁻², रो 1 3 और यहाँ पर आपके पास आ गया 10। H2 क्या आ गया 27.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। और रो 2 कितना है, तो रो 2 अभी हम लोगों ने गिना था 800, है ना, और इंटू 10 प्लस H कितना है, H हमको नहीं पता, रो कितना है, रिलेटिव डेंसिटी उसकी दी है, तो उसकी वाटर की डेंसिटी के साथ में मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आपको मिल जाएगा H। अब ये वाला कैलकुलेशन आप कर लो, है ना, इसमें सिर्फ एक H ही हमको नहीं मालूम, तो H ढूंढ लो, जो आए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो है H आप उसको ढूंढ लो, है ना बेटा। तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रैपिड रिवर। नहीं, बर्नौली का इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते रैपिड फ्लो के अंदर। क्यों? बिकॉज बर्नौली के इक्वेशन का डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों ने सिंपल ये वाला हम लोगों ने अजम्पशन लिया था कि द फ्लो इज लेमिनर, स्ट्रीमलाइन एंड नॉन विस्कस, है ना। तो अगर ये फ्लो जो है ये हम लोगों ने लेमिनर लिया था तो रिवर के अंदर तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता, तो ये वाला हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे, डज इट मैटर इफ वन यूजेस गेज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन? नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह पे गेज प्रेशर भी लेके पूरा इक्वेशन डिराइव करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10.13 पे। ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस, ओ बाप रे, एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर वो वाला इक्वेशन बनेगा, V इज इक्वल टू पी पाई पी आर रेज़ टू 4 अपॉन 8 ईटा है। चलिए कोई बात नहीं। ग्लिसरीन फ्लोस स्टेडीली through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. If the amount of glycerin collected per second at one end is 4.0 into 10 raised to 3 kilogram per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube? Density of glycerin is 1.3 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Viscosity of glycerin is 0.83 pascal second. You may also like to check if the assumption of the laminar flow इन द ट्यूब इज करेक्ट। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ना आपको एक ऐसा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं टॉरिसेली का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन का डेरिवेशन ना तो आपके टेक्स्ट बुक में है ना, ये वाला इक्वेशन जो है इसका डेरिवेशन में आपको ऑनलाइन क्लास में करा दूंगा। ये कहाँ से आया इक्वेशन, ये वाला जो है हम लोग इसको क्लास में करेंगे। देखिए, ग्लिसरीन फ्लोस स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ 1.5 मीटर लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक जो है अगर आपके पास जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर, और रेडियस कितनी है, तो रेडियस आपके पास से 1 इंटू 10⁻² मीटर, ये वाली आपके पास रेडियस है। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकंड एट वन एंड, यहाँ से जो ग्लिसरीन कलेक्टेड होता है दैट इज डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, ये आपको दिया हुआ है आपको 4.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स? तो यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो डेल्टा P क्या होगा एट द टू एंड्स, है ना। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन रो इज गिवन हियर इज 1.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब and the viscosity of the glycerin is 0.83 pascal second। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर एक इक्वेशन आएगा, ऐसा इक्वेशन मालूम है, ये वाला इक्वेशन होगा, इसको हम लोग कहेंगे टॉरिसेली इक्वेशन। इसको आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। दैट इक्वेशन गिव्स यू दैट डेल्टा V by डेल्टा T is equal to, that is the amount of fluid coming out of this one, delta V by delta P is equal to pi P r raised to 4 upon 8 eta L, है ना। ये वाला एक इक्वेशन है, पाई डेल्टा P, यहाँ पर हमको डेल्टा P ढूंढना है, तो डेल्टा V by डेल्टा T is equal to pi P r raised to 4 upon 8 eta L। अब आपको मालूम है density is equal to mass divided by volume, so density into volume is equal to mass, so volume is equal to mass divided by density। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेल्टा M by डेल्टा T दिया हुआ है, इसको हम लोग डेंसिटी से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको डेल्टा V by डेल्टा T मिल जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से, हम लोग एक काम करते हैं, इसको डेल्टा P को सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना देते हैं, दैट इज डेल्टा V by डेल्टा T into 8 eta L divided by pi r raised to 4, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा V by डेल्टा T नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर डेल्टा V by डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा M by डेल्टा T डिवाइडेड बाय रो। ये वाला आप ढूंढो, ये वाला आप इसको ढूंढ लो, है ना। तो ये वाला आपको डेल्टा V by डेल्टा T आपको मिल जाएगा यहाँ से, मतलब ये वाला आपके पास है ना, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, इससे 1.3, मतलब what can be done here, so you can write 4.0 into 10⁻³ divided by, you can say 1.3 into 10⁻³, तो ये आपको मिल जाएगा। now put the value here, you will find, put the value here, है ना, इसमें रख दो। तो डेल्टा V by डेल्टा T आपके पास है 8, आपको पता है ईटा, it is given, L it is given pi 3.14 और r raised to 4, ठीक है ना। तो ये वाला आपको जो है क्या मिल जाएगा
डेल्टा पी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है बेटा।